तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ये सभी लोग अपनी स्क्वायर फील्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर इन सभी के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, जहां पर जो टीचर होते हैं वो उन सभी के रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहे होते हैं। हमारे जाओ के अलावा भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि नो डिमन अबिस से जिंदा वापस आए हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा जिसका नाम जिन सियांग होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसने 211 मॉन्स्टर्स को मारा और उसे टोटल 718 पॉइंट्स मिले हैं। फिर जुन टैंग को बताया जाता है कि उसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा, उसने 365 मॉन्स्टर्स को मारा, उसे 1500 पॉइंट्स मिले हैं। सभी लोग इसके बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहते हैं जुन टैंग ने तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लगता है कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार तो इसने 1500 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लगता है कि इससे ज्यादा पॉइंट्स कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। ये अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स हैं क्योंकि अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं, हो सकता है कि कोई इससे आगे निकल जाए। फिर टीचर उन लोगों से कहते हैं नेक्स्ट यंग मास्टर जी की बारी है। शान जी की स्कोर है 2690। इसके बाद सीटू लियान की बारी आती है। सीटू लियान के पॉइंट्स होते हैं 2948। ये बात सुनने के बाद वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, जबकि सभी लोग कहते हैं जिनकी जोड़ी तो वाकई में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। सीटू लियान ने यहाँ पर तकरीबन 3000 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार यही फर्स्ट आने वाली है, जबकि यंग मास्टर जी सेकंड नंबर पर है। भी यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स हासिल किए हैं। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि लगता है कि सीटू लियान यहाँ पर नंबर 1 होने वाली है। तो उसके बाद टीचर कहते हैं तो अब अगली बारी किसकी है। इसी वक्त पीछे से हमारे क्लाउड की आवाज आती है। वो उन सभी स्टूडेंट से कहता है तुम सभी लोग तो बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है सीटू लियान यहाँ पर सिर्फ 3000 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ सकती है। 3000 पॉइंट्स के साथ इसे क्या लगता है कि ये यहाँ पर रुकी किंग बन सकती है। बाकी के सभी लोग कहते हैं ये तो जाओ छुई उसके दोस्त हैं, ये लोग भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये लोग भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। तो देखते हैं कि इन लोगों ने कितने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो तो अभी पता चलेगा। जाओ अपनी रिंग के अंदर से वहाँ पर उन सभी के लिए सारे थैले निकालता है जिनके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर्स को रखा था, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी बॉडीज को उन्होंने अपने पास रखा था अपनी स्टोरेज रिंग्स के अंदर। जाओ टीचर से कहता है प्लीज हमें माफ करना, हम लोग लेट हो गए, हमारे पास बहुत सारा सामान था, इसी वजह से उसे उठाने में काफी मुश्किल हो रही थी, हमने सारे को स्पेस रिंग के अंदर रखा हुआ है। तो उनके सामने वहाँ पर बहुत सारे थैले रख देता है। उन सभी थैलों के अंदर रखे हुए मॉन्स्टर्स के पॉइंट को गिनने के बाद कहते हैं तो क्लाउड वन ने यहाँ पर टोटल 2558 पॉइंट्स को हासिल किया है। फी चैंग ने टोटल 3106 पॉइंट्स को हासिल किया है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, हमें तो लगा था यहाँ पर पहले नंबर पर आई थी, लेकिन फी चैंग ने यहाँ पर इससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए। जबकि क्लाउड कह रहा था मुझे अपने ब्रो से ज्यादा पॉइंट्स ले लेने चाहिए थे, मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स होते तो मैं शियान जी से भी ज्यादा आगे निकल जाता और सकता है मैं तीसरे नंबर पर आ जाता। लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इनके पास इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आए हैं। सभी लोग कहते हैं चलो फी चैंग के लिए ये बात मानना तो ठीक है कि उसके पास काफी सारे पॉइंट्स है क्योंकि उसने मॉन्स्टर्स को मारा होगा, लेकिन क्लाउड वन इसके पास भी इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आए। शियान जी से सिर्फ थोड़ा सा ही कम है, इसका मतलब यह है कि ये टॉप 5 में आ सकता है, ये 5वें नंबर पर आएगा। क्लाउड वन उन सभी के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि क्लाउड वन कमजोर इंसान है। नहीं, क्लाउड वन की पावर्स तो जरा देखो, तुम लोग इस पावर को पहचानते हो, ये एक टॉप लेवल के जनरल की पावर है। हमारा वन वहाँ पर उन सभी के सामने शो ऑफ कर रहा था। उसके बाद टीचर कहते हैं तो अब अगली बारी किसकी है। अगली बारी हम जाओ जुई की है। तो वहाँ पर उसके पॉइंट्स को गिनने के बाद कहते हैं कैसे हो सकता है, इसके पॉइंट्स तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं इसने टोटल 4310 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बाकी के सभी लोग मुझे बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो क्लाउड वहाँ पर कहता है देखा तुम लोगों ने, ये मेरा ब्रो है, मेरे ब्रो ने यहाँ पर इस पोजीशन को जीत लिया है, उसने कंपटीशन को जीत लिया और आज से हमारा ब्रो यहाँ पर रुकी किंग है। सीटू लियान भी वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने स्टूडेंट को वहाँ पर जीतते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हमारा जाओ उसकी तरफ देखता है, देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। जबकि यंग मास्टर जी ने भी अपने एक असैसिन को वहाँ पर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। वो कहता है चोंग अभी तक बाहर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो मारा जा चुका होगा। फिर जाओ ने से मारा है, जहाँ पे किसी डीमन ने उसको मार दिया होगा, इसलिए वो अभी तक नो डीमन अभी से बाहर नहीं आया। सीटू लियान हमारे जाओ की तरफ देखकर सोच रही होती है इसी वजह से मेरी सिस्टर इसको बहुत ज्यादा लाइक करती है और इसे अपना स्टूडेंट बनाया है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एक ना एक दिन मैं इस लड़के को प्योर स्ट्रेंथ में हरा ही दूंगी। यहीं पर हमारी कैट नैन किलिंग और इसके साथ लैन को भी दिखाते हैं, वो दोनों भी यहीं पर खड़ी होती है। नैन किलिंग कहती है मुझे तो लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर चीटिंग किया है, तभी ये इस रुकी किंग के खिताब को जीत पाया है। लैन वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, सारी खूबसूरत लड़कियां इसके आसपास घूमती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह है। तो उनके मेंटोर जिसका नाम जैंग मो था, जो कि नो डीमन अबिस में गाइड करके लेकर गए थे, वो वहाँ पर आते हैं और जाओ को बधाई देते हुए कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर उनसे कहते हैं हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हम सभी टीचर इस वक्त टेस्ट के खत्म होने के बाद नो डीमन अबिस में जाने वाले हैं ताकि वहाँ सर्वाइवर्स को वापस लेकर आए, अगर कोई जख्मी हुआ तो हम उसे वापस ले आएंगे। तो उसके बाद वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं अब जबकि हमने सारे का सारा डेटा लिख लिया है, सभी डिसाइपल्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और सभी का रिकॉर्ड आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस करने वाले हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस करते ही वो लोग कहते हैं तो फर्स्ट प्लेस हमारे जाओ शुई ने हासिल किया क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज्यादा है, वो डिंग हांग क्लास से है। यहाँ पर उसे जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं, रिवार्ड्स में इसका ये होता है कि उसे लाइब्रेरी में जाकर 3 बार एक बुक को चूज करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें सिर्फ 2 बार बुक को चूज करने का मौका मिलता है। साथ ही उसे कहा जाता है कि उसे एक टॉप लेवल का वेपन दिया जाएगा, इसके साथ उसे एक मीडियम लेवल की सॉफ्ट हेजहॉग आर्मर भी दी जाएगी। और उसके बाद हमारा फी चैंग
चैंग होता है जो कि सेकंड नंबर पर होता है। फी चैंग सेकंड नंबर पर, उसे सेकंड नंबर वाले इनाम दिए जाते हैं, यानी कि उसे 2 बार वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक को चूज करने का मौका मिलेगा और साथ ही एक मीडियम लेवल का वेपन मिलेगा और साथ एक लो लेवल की सॉफ्ट हेडजेट आर्मर भी मिलेगी। और साथ ही सीटू लियांग क्योंकि तीसरे नंबर पर है, इसी वजह से उसे भी सेम इनाम मिलता है। उसके बाद शियांजी जो चौथे नंबर पर होता है उसे वो इनाम मिलता है और उसके साथ हमारा क्लाउड होता है, क्लाउड 5वें नंबर पर होता है। चौथे और 5वें नंबर वालों को भी सेम इनाम मिलते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे रिजल्ट्स वहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लगा दिए जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ पर रिजल्ट्स को देख रहे थे, जबकि हमारा जाओ वहाँ से सीधा टेस्ट हॉल की तरफ जा रहा था। उसके दोस्त से कहते हैं, ब्रो अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, अभी तो हमने एक टेस्ट को पास किया है, तुम रोके किंग बन चुके हो। जाओ से कहता है, नहीं अभी एक काम है जिसे मुझे पूरा करना है और मुझे आज ही उस काम को पूरा करना है, मैंने इस काम को कब का छोड़ा हुआ है। तो ये सभी लोग डमी टेस्ट हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। जाओ वहाँ पर तीसरे रूम के बाहर जाता है जहाँ पर टॉप लेवल के जनरल लेवल के डमीज होते हैं। जाओ उस दरवाजे के सामने खड़ा आता है और कहता है, मुझे इस मिशन को आज ही पूरा करना होगा। वो उसे कहते हैं, ब्रो क्या तुम वाकई में जहाँ पर जाने वाले हो, ये तो 3rd लेवल का डमी टेस्ट है, तुम इसको पास कर पाओगे। जाओ उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं इसको पास कर लूंगा, मुझे इस टेस्ट को पास करना ही करना है। अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो स्कूल की सारी टास्क पूरी हो जाएंगे और उसके बाद में अपनी फैमिली से मिलने के लिए इंपीरियल सिटी में वापस जा पाऊंगा। हमारा जाओ उस दरवाजे को खोलता है, दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो यहाँ पर जो डमीज होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्केरी लग रहे होते हैं। जाओ के अंदर आने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होने के बाद वहाँ पर दिखाते हैं कि वो सारे पपेट्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। गुस्से में नहीं होते हैं, उनकी शक्लें ऐसी हैं, काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। हमारा जाओ कहता है, तो ये सभी के सभी टॉप लेवल के जनरल के एक्सपर्ट के बराबर हैं। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाला जब उसके करीब पहुंचता है तो हमारा जाओ से एक जबरदस्त पंच मारता है, उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर मर जाता है। हालांकि वो है एक पपेट। हमारा जाओ कहता है, तो इन पपेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 700 से 800 पाउंड के बराबर है, लगता है कि मैं इन पपेट्स के साथ आसानी से निमट सकता हूँ। तो वहाँ पर बाकी के सारे पपेट्स भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओ कहता है, चलो जल्दी से आ जाओ, और वो उन सभी को पीटना स्टार्ट करता है। वो किसी को पंच मारता है, किसी को किक मारता है। बहुत ही जल्दी देखते ही देखते हमारा जाओ वहाँ पर जितने पपेट्स होते हैं उन सभी को बुरी तरह से पीट देता है और उन सभी को हराने के बाद हमारा जाओ कहता है, चलो ठीक है मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। उसके दोस्त भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ब्रो तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया, हमने भी अपने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग अब स्कूल की ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं, हमने अपने टेस्ट को पास जो कर लिया है, हम लोग इंपीरियल सिटी में जाकर कुछ मजे कर सकते हैं। जाओ से कहता है, इंपीरियल सिटी में मेरे वापस आने का मेन मकसद ये है कि मुझे मी के रहने के लिए जहाँ पर एक जगह ढूंढनी होगी ताकि मी वहाँ पर आराम से रह सके, मेरी मदर भी मी के साथ ही रहेगी। और उसे कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग बात है कि ये हमारे साथ स्कूल में नहीं आ सकती, काश तुम इसे हमारे साथ स्कूल में लेकर आते। साथ ही क्लाउड से कहता है, ब्रो हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, हम लोग इस वक्त कैनिवल पवेलियन में है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स क्यों नहीं है? रेस्टोरेंट तो नैन किलिंग फैमिली का है, इसका 30% शेयर तो तुम्हारी फैमिली को जाता है। क्या उसे कहता है, हाँ मैं भी यहीं पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कस्टमर्स नहीं है, पता नहीं वो जैकब नैन किलिंग कहाँ पर है। वो कहता है, जैकब कहाँ पर हो? तो जैकब भागता हुआ वहाँ पर अंदर आता है और उसे कहता है, ब्रो मैं जब पता चला कि तुम लोग यहाँ पर आए तो मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। उसे कहता है, जैकब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें सांस क्यों फूला हुआ है? तो वो वहाँ पर आकर उसके सामने रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है। उसे कहता है, अब नौटंकी बंद करो और जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। तो उसे कहता है, हमारे सामने एक और रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम उन्होंने रॉयल रेस्टोरेंट रखा है, उसके नाम के साथ रॉयल लगा हुआ है, इसी वजह से सारे कस्टमर वहाँ पर चले जाते हैं और हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। उन सभी को लगता है कि रॉयल वाले नाम वाले होटल में रॉयल फैमिली के लोग आते होंगे, इस वजह से सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। चलो ये बात तो हुई कि उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम ऐसा रखा, इसी वजह से कस्टमर उनके पास जाते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि कस्टमर्स उनके पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं। लेकिन एक और बात है, हर रोज सुबह के वक्त कोई यहाँ पर आता है और हमारे रेस्टोरेंट के दरवाजों के ऊपर गंदगी फेंक कर चला जाता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर सुबह के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं वो उस गंदगी को देखकर वहीं से वापस मुड़ जाते हैं और पूरा दिन कोई कस्टमर हमारे आता ही नहीं और हम लोग सारा दिन वहाँ पर बस उसको साफ ही करते रह जाते हैं। तो क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम किस किस्म के गंदगी की बात कर रहे हो? मोटू से कहता है, जहाँ पर पोटी फेंक कर जाते हैं। तो क्लाउड से कहता है, तुमने किसी को भेजा क्यों नहीं उस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कि आखिर कौन ऐसा करता है जो कि पोटी जहाँ पर फेंक कर जाता है? तो उसे कहता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया था, मुझे ये पता है कि ये कौन कर रहा है। सब कुछ टाइगर थीफ डीमन हंटिंग ग्रुप वाले कर रहे हैं, वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इस एरिया में, इसी वजह से हम लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हमें पता है ना कि अब कोर्ट में हमारा कोई भी ऑफिशियल मेंबर नहीं बचा, जिसकी वजह से हमारी पावर पहले से कम हो चुकी है। इस वजह से ये टाइगर थीफ डीमन हंटिंग ग्रुप वाले ये हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारा कैनिबल पवेलियन ये वाला रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला रेस्टोरेंट बंद हुआ तो तुम्हें बताया कि हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। तो लगता है कि इंपीरियल सिटी में हम लोग अपने पाँव नहीं जमा पाएंगे, हमें यहाँ से वापस अपने गाँव में जाना पड़ेगा। जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है, फिर से यहाँ पर टाइगर तो डीमन हंटिंग ग्रुप वालों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों के तीर तोड़ने पड़ेंगे, मगर हम लोगों ने अगर इनके दांत तोड़ दिए तो फिर ये किसी को भी बाइट नहीं कर पाएंगे। हमारा जाओ मोटू से कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इन टाइगर डीमन हंटिंग ग्रुप वालों का से निमट लूंगा, यानी कि मुश्किल क्रिएट करने वालों से निमट लूंगा, लेकिन अपने बिजनेस को तुम्हें खुद ही चलाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर कस्टमर्स लाने के
लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मोटू से कहता है ब्रो तुम बस उन लोगों को निमट लो पर जहाँ पर जो मुश्किल क्रिएट करने वाले निकल जाएं, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हमारी फैमिली पिछले कई सालों से सिर्फ बिजनेस करती आ रही है और हमें रेस्टोरेंट चलाने का बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। कस्टमर्स मैं खुद ही ले आऊंगा। साथ ही जाओ से कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक और टास्क देता हूँ। इंपीरियल सिटी में तुम्हें मेरे लिए घर ढूंढना होगा जो कि सस्ता भी और अच्छा भी हो। तो उसे कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।